हेलो फ्रेंड्स, देव स्टडीज से मैं पूनम कुमारी आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। दोस्तों, प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के क्रम में जो है हम लोग उत्तर भारत के इतिहास को लगभग पूरा पढ़ चुका है, जिसमें हमने जो है सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर के वैदिक सभ्यता, 16 महाजनपद, फिर हमने मौर्य काल, गुप्त काल, वर्धन वंश, लगभग पूरा जो उत्तर भारत का जो इतिहास है जिससे संबंधित प्रश्न एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बार बार, उन सब वंशों के बारे में, उन सारे साम्राज्य के बारे में हमने लगभग उत्तर भारत कालीन इतिहास को पढ़ रखा है। अब हम लोग जो है दक्षिण भारत के इतिहास की ओर बढ़ चले, यानी नर्मदा नदी और जो विंध्याचल पर्वत है उसके नीचे का जो भाग है उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर रहे हैं। तो इस यानी दक्षिण भारत के इतिहास में हमने संगम काल के बारे में पढ़ा, जिसमें हमने चेर, चोल, पांड्य इन सब के बारे में पढ़ा। फिर हमने पल्लव वंश के बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है जो चालुक्यों की जो विभिन्न शाखाएं हैं, जिसमें वातापी के चालुक्य, वेंगी के चालुक्य और कल्याणी के चालुक्य, इसके बारे में पढ़ा। फिर हमने जो है राष्ट्रकूट के बारे में पढ़ा। यानी दक्षिण भारत का जो ये सारे क्षेत्र है जो मैप में हम लोग देख रहे हैं, इन सारे क्षेत्र, इन सारे साम्राज्य और इनसे संबंधित जो शासक थे जिनसे प्रश्न एग्जाम्स में बनते हैं, उन सब के बारे में हमने लगभग पढ़ रखा है। आज जो है स्पेशली हम लोग चोल राजवंश के बारे में पढ़ने जा रहे हैं, यानी चोलों का इतिहास आज हम लोग पढ़ेंगे। यानी कि कुल मिलाकर जो ये भारत का जो दक्षिणी क्षेत्र है, जो समुद्री किनारा है, 10 दिन से लगभग हम लोग जो है समुद्र के किनारे ही घूम रहे हैं। कभी बंगाल की खाड़ी, तो कभी अरब सागर, तो कभी हिंद महासागर। यानी ये जो समुद्री किनारा है हम लोग जो घूम रहे हैं लगभग 10 दिन से, इस समुद्री किनारा का अब अंत होगा। यानी जो प्राचीन भारतीय इतिहास बोल रहे हैं लगभग महीना भर से, प्राचीन भारतीय इतिहास, प्राचीन भारतीय इतिहास, तो ये प्राचीन भारतीय इतिहास और ये जो दक्षिणी किनारा है, समुद्री किनारा भारत का, ये सब का अब अंत हो जाएगा और हम लोग जो है मध्यकालीन भारत की ओर यानी इसके बाद बढ़ेंगे। यानी कि ये जो चोलकालीन जो इतिहास है इससे संबंधित एक और वीडियो आएगा जो चोलों के शासन प्रशासन और उसकी जो सांस्कृतिक व्यवस्थाएं थी, धार्मिक अवस्थाएं थी, उसके बारे में जो है हम लोग अगले वीडियो में पढ़ेंगे। यानी 1-2 वीडियो में जो है ये प्राचीन भारतीय इतिहास लगभग समाप्त हो जाएगा और प्राचीन भारतीय इतिहास से भी हमारा पीछा छूट जाएगा और हम लोग इस जो समुद्री किनारा है उससे भी हम लोग पीछा छुड़ा लेंगे और हम लोग मध्यकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, यानी मध्यकाल की ओर बढ़ चलेंगे। तो आइए जो हम लोग आज स्पेशली इस वीडियो में चूंकि चोलकालीन इतिहास के बारे में पढ़ेंगे, तो आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं, चोलकाल के इतिहास को जानने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, ये जो चोलकाल है, तो ये चोलकाल हमने जो संगम काल में जो एक चोल वंश पढ़ा था, जो इसमें हमने चोर, यहाँ जो ये दक्षिणी किनारा रहता है, मालाबार का तट रहता है, यहाँ जो है चेरों का शासन रहता है, चेर, और यहाँ जो है पांड्यों का शासन रहता है। तो ये हमने संगम काल में पढ़ा था, चेर, चोल और पांड्य। तो ये जो संगम कालीन जो चोल रहते हैं, यही चोल जो है आगे, यानी उन्हीं के बारे में हम लोग अभी पढ़ने वाले। एक्चुअली होता क्या है, देखिए, जो ये जो संगम काल में हमने पढ़ा था कि संगम कालीन जो वंश 3 महत्वपूर्ण थे, चेर, चोल और पांड्य, तो ये सब जो है इनके बारे में हमने लगभग जो 100 से 300 ईस्वी के मध्य इनके इतिहास के बारे में पढ़ा था। तो 300 ईस्वी के बाद क्या होता है, जो चोल वंश का जो अंतिम प्रतापी शासक रहता है वह करिकाल रहता है। इस करिकाल के मृत्यु के पश्चात इस वंश में कोई भी ऐसा प्रतापी शासक नहीं आता है, यानी किसी का भी कार्य इतना प्रभावशाली नहीं रहता है जिसका जिक्र इतिहास में कहीं देखने को मिले। तो यानी कुल मिलाकर करिकाल के मृत्यु के पश्चात जो है यह वंश जो है पूर्णतः प्रभावहीन हो जाता है और यानी 300-400 ईस्वी के बाद जो है चोलों का इतिहास धूमिल हो जाता है, कहीं इसका कोई जिक्र नहीं मिलता है इतिहास में, यानी अस्तित्वहीन हो जाते हैं।
अस्तित्वहीन होने का मतलब है कि यह पूरी तरह समाप्त नहीं होते हैं, इनका शासन प्रशासन खत्म नहीं होता है। हाँ, ये कह सकते हैं कि ये प्रभावहीन हो जाते हैं, इनके द्वारा कुछ ऐसा कार्य नहीं होता है जो जिसका इतिहास में कहीं कोई जिक्र मिले, और ये बिल्कुल शक्तिहीन होकर, सत्ता में तो ये हो सकते होंगे भी, किंतु इनका जो शासन प्रशासन से संबंधित इतिहास में कहीं कोई जिक्र नहीं मिलता। किंतु पुनः जो है 850 ईस्वी के आसपास जो है, यानी कि 9वीं शताब्दी के मध्य जो है एक विजयालय नामक शासक रहता है इस वंश का, जो इस वंश को की पुनः स्थापना करता है। यानी पुनः स्थापना से मतलब जो प्रभावहीन चोल हो गए थे, जिनका इतिहास में कहीं कोई प्रभाव देखने को नहीं मिलता है, जिनकी प्रतिष्ठा खो गई थी, उनकी खोई हुई प्रतिष्ठा को वापस लाने वाले जो शासक रहते हैं, जो अस्तित्वहीन चोल हो गए थे उनको अस्तित्व में फिर से लाने वाले शासक विजयालय होते हैं। यानी विजयालय को जो है चोल वंश का द्वितीय संस्थापक भी कहा जाता है। हमने जो संगमकालीन चोल के बारे में पढ़ा था, तो उसका जो संस्थापक रहता है वह एलारा रहता है, और इसका जो अंतिम प्रतापी शासक रहता है वह करिकाल रहता है। और इस करिकाल की मृत्यु के पश्चात क्या होता है कि ये जो चोल प्रभावहीन हो जाते हैं, अस्तित्वहीन हो जाते हैं, यानी कि 300 ईस्वी के बाद और लगभग 850 यानी 9वीं शताब्दी के मध्य तक जो है चोलों का इतिहास जो यानी लगभग गुमसा हो गया। प्रतिष्ठा जो लगभग धूमिल हो गई थी, उस प्रतिष्ठा को जो वापस 850 ईस्वी यानी 9वीं शताब्दी के मध्य जो है लाने वाला जो शासक रहता है वह विजयालय रहता है। इस वजह से जो है विजयालय को इस वंश का द्वितीय संस्थापक कहा जाता है। इसका जो शासन काल है वह 850 से 75 के आसपास माना जाता है। और यह जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह क्या करता है, अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास आरंभ करता है। और अपने साम्राज्य विस्तार के क्रम में यह क्या करता है, जो इसके नीचे जो क्षेत्र, दक्षिणी क्षेत्र रहता है, पांड्यों का जो शासक रहता है, इस पांड्य शासक पर आक्रमण करके जो है इसका जो क्षेत्र रहता है तंजौर, उस तंजौर को वह जीत लेता है। और इस पांड्यों पर आक्रमण करने के बाद, तंजौर को जीतने के बाद जो है यह नरकेसरी की उपाधि धारण करता है। और वह जो है पांड्यों से जो वो तंजौर जीतता है, यानी इस तंजौर को जीतने के बाद क्या करता है कि वह तंजौर को अपनी राजधानी बनाता है। तंजौर को या तंजावुर, इससे तंजौर या तंजावुर दोनों नाम से यह जाना जाता है। जो उरैयूर हमने देखी थी कि उरैयूर जो है संगमकालीन जो चोल रहते हैं उनकी राजधानी रहती है। तो ये जो चोल जो दोबारा उभर के सामने आते हैं, जो विजयालय के नेतृत्व में चोल आते हैं दोबारा उभर कर, वो जो है अपनी राजधानी क्या करते हैं, जो पांड्यों से जो जीतते हैं तंजौर, उसको अपनी राजधानी बनाते हैं। यानी उरैयूर के स्थान पर तंजौर को अपनी राजधानी बनाते हैं। तो ये जो है इसके संस्थापक यानी द्वितीय जो संस्थापक इसको कह सकते हैं इस वंश का। तो विजयालय से संबंधित ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। इसका जो अगला प्रमुख शासक है वह आदित्य प्रथम रहता है। और ये आदित्य प्रथम का जो शासनकाल 875 से 907 माना जाता है। और यह जो है बहुत ही साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है, यानी शासक रहता है। ये भी जब शासक बनता है, राजा बनता है, तो यह भी जो है अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास आरंभ कर देता है। और इस साम्राज्य विस्तार के क्रम में वह क्या करता है, पल्लव वंश के जो अंतिम शासक रहते हैं अपराजित को यानी अपराजित की हत्या कर पल्लवों का अंत कर देता है। यानी कि इसका जो पिता रहता है जो कि विजयालय रहता है, विजयालय तो क्या करता है कि पांड्यों के पर आक्रमण करके उसके कुछ क्षेत्र को जीत लेता है। वहीं जो है आदित्य प्रथम रहता है, यह ऊपर यानी उत्तर की ओर बढ़ता है। और यह जो पल्लव है इस पल्लवों पर आक्रमण करता है, उसके साथ युद्ध करता है। और उसका जो शासक अंतिम रहता है अपराजित, उसकी हत्या करके क्या करता है, पल्लव वंश का जो पूरी तरह अंत कर देता है। यानी पल्लवों का अंत करके जो है वह उस क्षेत्र को अपने साम्राज्य में मिला करके अपने साम्राज्य का विस्तार करता है। अब इसका जो अगला वंश शासक रहता है, यानी इस वंश का अगला जो प्रमुख शासक है वह परांतक
प्रथम माना जाता है। और ये जो परांतक प्रथम रहता है, इसका जो शासनकाल 907 से 935 के आसपास माना जाता है। और यह भी जो है बहुत ही महत्वाकांक्षी और साम्राज्यवादी प्रवृत्ति का रहता है। यह क्या करता है, यह जब राजा बनता है, शासक बनता है, तो यह क्या करता है कि सबसे पहले जो पांड्य शासक रहता है राज सिंह द्वितीय को क्या करता है, युद्ध में हरा देता है। और उसकी जो राजधानी है, यानी पांड्यों की जो राजधानी है मदुरै, उसको यानी कब्जा करके मदुरै कंड की उपाधि धारण ये करता है। दोस्तों, इसका जो प्रमुख शासक था यानी आदित्य प्रथम, वह क्या करता है कि वह जो यानी कि पल्लवों का पूरी तरह से अंत कर देता है। और उसके पहले जो ये विजयालय रहते हैं, वो क्या करते हैं, पांड्यों के कुछ क्षेत्र को जीतकर, जिसमें कि तंजौर भी आता है, तो वह जीत करके क्या है, उसे राजधानी बनाता है। वहीं जो है ये परांतक प्रथम क्या करता है, जो विजयालय पांड्यों के कुछ क्षेत्र पर आक्रमण करता है, अधिकार करता है, वहीं जो है ये परांतक प्रथम पांड्यों को पूरी तरह से जो है उसके अंतिम शासक को यानी का हरा करके, राज सिंह द्वितीय जो रहता है उसको हरा करके उसकी राजधानी पर कब्जा कर लेता है। और जो कि उसकी राजधानी मदुरै रहती है, तो उसे जीतने के पश्चात वह मदुरै कोंड की उपाधि धारण करता है। दोस्तों, दक्षिण भारतीय राजाओं की एक विशेषता हमने देखा था कि ये जो पल्लव वंश का शासक रहता है, जब इसके चालुक्यों के साथ इसके युद्ध होता है, यानी वातापी के चालुक्यों के साथ जब इसका युद्ध होता है, तो यह जो इसकी राजधानी वातापी रहती है, उसको जीतने के पश्चात जो है वातापी कोंड की उपाधि धारण करता है। यही व्यवस्था हमने राष्ट्रकूटों के साथ भी देखा था, यही हमने जो है अन्य शासकों यानी अन्य वंश के शासकों के साथ भी देखा था। यानी कि वो लोग क्या करते थे कि जब भी किसी राज्य पर आक्रमण करते थे या उस राज्य की राजधानी या किसी विशेष क्षेत्र को जीतते थे, तो उस क्षेत्र के नाम पर वह एक उपाधि धारण करते थे। तो इसी प्रकार जो है ये जो शासक रहता है परांतक प्रथम, ये भी जब जो है पांड्यों की राजधानी मदुरै को जीतता है, तो वह मदुरै कोंड की उपाधि धारण करता है। और ये पांड्य शासकों का यानी ये जो है पूर्णतः जो है पांड्य वंश का अंत कर देता है। और यह जो है बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति का रहता है, और इसने जो है धर्म से संबंधित बहुत से यज्ञ करवाया, यानी यह एक धार्मिक प्रवृत्ति का व्यक्ति रहता है। तो यह जो है धर्म के क्षेत्र में इसके बहुत सारे कार्य देखने को मिलते हैं। इसके द्वारा बहुत सारे यज्ञ करवाए जाते हैं, जबकि चोलों के शासन प्रशासन में यज्ञ कर्मकांड आदि बहुत कम किए गए हैं, किंतु इसके शासन काल में जो है यज्ञ देखने को मिलते हैं। इसने जो है बड़े पैमाने पर मंदिरों का भी निर्माण करवाया है, यानी इसके द्वारा मंदिरों का भी निर्माण करवाया जाता है। वहीं जो है भूमि की नाप की जो व्यवस्था है, इसके द्वारा ही सर्वप्रथम की गई। भूमि की नाप की व्यवस्था से तात्पर्य है जो उस काल में जो शासक के द्वारा, राजा के द्वारा जो जनसाधारण किसानों पर जो कर लगाया जाता था, तो उस कर की दर जिस भूमि के यानी टुकड़े के आधार पर, नाप के आधार पर होता था, उस नाप की जो सटीक व्यवस्था कहिए या व्यवस्थित ढंग से जो है उस जमीन के नाप की जो व्यवस्था है, वह जो है इसके शासनकाल में यानी परांतक प्रथम के शासनकाल में ही आरंभ होता है। और इसके शासनकाल में जो है स्थानीय शासन की भी नींव डाली जाती है, और सबसे ज़्यादा जो है विकास इसके शासनकाल में ही स्थानीय स्वशासन की जाती है। दोस्तों, हम लोग अगले वीडियो में जब चोलकालीन प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे, तो यानी कि चोल काल जो है दक्षिण भारत का सबसे महत्वपूर्ण वंश माना जाता है, और चोल काल में भी जो है सबसे ज़्यादा जो है चोलकालीन प्रशासन से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। और चोलकालीन प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता जो है स्थानीय शासन माना जाता है, यानी स्थानीय शासन की जो नींव जो है यहाँ यानी चोल काल में ही पड़ती है। तो ये स्थानीय शासन की नींव और विकास जो है इस परांतक प्रथम यानी चोल शासक जो परांतक प्रथम रहता है, उसके शासनकाल में सबसे ज़्यादा इसका विकास देखने को मिलता है, यानी इसका विकास सबसे ज़्यादा जो है इसके द्वारा ही किया जाता है। तो ये परांतक प्रथम जिसका शासनकाल 907 से 35 ईस्वी माना जाता है, इससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे जो एग्जाम्स के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो निश्चित रूप से इसको याद रखना है। आगे जो है इसका अगला प्रमुख और प्रधान जो शासक है वह राज प्रथम माना जाता है। इसका जो शासनकाल है 985 से 1014
माना जाता है। यह जो है शिव पाद शेखर की उपाधि धारण करता है। यह एक शिव भक्त रहता है, यह शैव का उपासक रहता है, तो इस वजह से जो है यह शिव पाद शेखर की उपाधि धारण करता है। और इसके द्वारा जो यानी साम्राज्य विस्तार के बहुत अधिक प्रयास किए जाते हैं। इसके द्वारा जो है जो राजराज प्रथम जो है पूर्वी भारत यानी कि भारत का जो ये क्षेत्र है यह पूर्व का क्षेत्र माना जाता है। इस क्षेत्र पर और जो चेर पांड्य चेरों का जो शासन, ये केरल का यानी मालाबार का जो तट है ये चेरों का क्षेत्र रहता है। तो चेर पांड्य ये सुदूर दक्षिण का तमिलनाडु का जो निचला हिस्सा रहता है ये पांड्यों का क्षेत्र रहता है। वहीं जो श्रीलंका यहाँ इस भाग में स्थित रहता है। ये श्रीलंका कल्याणी वेंगी कल्याणी के चालुक्य यहाँ हो गए, यानी कि दक्षिण भारत का यानी पश्चिमी जो इलाका रहता है ये कल्याणी के चालुक्यों का रहता है। वहीं वेंगी के चालुक्य यहाँ है, यानी वेंगी के चालुक्य। और कलिंग यहाँ आपका यहाँ ये भाग जो है कलिंग उड़ीसा का जो क्षेत्र है यह कलिंग का क्षेत्र माना जाता है। तो कलिंग पर विजय पाई, यानी ये जो है पूर्वी भारत से लेकर के जो दक्षिणी भारत का चेर पांड्य श्रीलंका कल्याणी वेंगी कलिंग पर आक्रमण करता है और सब पर जो है विजय करके ये अपने साम्राज्य में मिला लेता है। यानी साम्राज्य विस्तार का जो सबसे अधिक प्रयास है वह राजराज प्रथम के द्वारा ही किया जाता है। यह सिर्फ दक्षिण भारत ही नहीं यानी भारत ही नहीं बल्कि ये जो श्रीलंका है जो कि भारत का बाहरी हिस्सा माना जाता है उस पर भी जो है यह आक्रमण करता है। यानी उसका जो उत्तरी क्षेत्र रहता है श्रीलंका का वह लगभग जीत लेता है। दोस्तों इसकी जो यानी चूंकि यह एक समुद्री किनारा है तो लगभग नौसेना जो है सभी के पास रहता है, किंतु ये जो चोल है इनकी नौसेना बहुत शक्तिशाली रहती है, बहुत प्रभावशाली रहती है। यह सिर्फ श्रीलंका पर ही जीत हासिल नहीं करता है नौसेना के द्वारा, बल्कि इसके आसपास का जो क्षेत्र रहता है छोटे छोटे जो द्वीप रहते हैं, यहाँ तक कि यहाँ जो द्वीप छोटे छोटे हैं उस पर भी जो है वह यानी कि अपने आक्रमण के द्वारा अपने साम्राज्य में मिला लेता है। तो यह जो है बहुत प्रतापी शासक रहता है, इसके द्वारा जो है सबसे अधिक साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। और यह जो है इसके जीवन से संबंधित यानी इसके शासनकाल से संबंधित जो सबसे प्रमुख कार्य है वह है तंजौर में राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण। यानी तंजौर जो इसकी राजधानी रहती है चोलों की, उस तंजौर में जो है यह एक राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करता है। और यह राजराजेश्वर मंदिर बहुत बार एग्जाम्स में पूछे गए हैं। तो ये राजराजेश्वर मंदिर से संबंधित एग्जाम्स में प्रश्न आते हैं कई बार। इसको यानी ये किस वंश से संबंधित है, किस वंश के शासकों के द्वारा इसका निर्माण करवाया गया है, कई बार इसके शासक यानी किस शासक के द्वारा निर्माण करवाया गया। तो अगर वंश है तो आपका चोल वंश हो जाएगा, और अगर राजा है शासक है तो राजराज प्रथम इसका उत्तर हो जाएगा। दोस्तों इसको याद करना भी आसान है। यहाँ देखो राजराज है, यहाँ भी जो है राजराज है, यानी राजराज प्रथम के द्वारा राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया गया। तो कहीं ना कहीं दिमाग में इस बात को रखिएगा तो ये एग्जाम्स के टाइम में गलती नहीं होगी, ध्यान में आ जाएगा। तो इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। अब जो है यानी कि ये इसके शासन राजराज प्रथम के शासनकाल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण बातें थी। दोस्तों ये जो है चोलकालीन यानी चोल काल से सबसे ज़्यादा दक्षिण भारत के इतिहास से प्रश्न आते हैं। यानी दक्षिण भारत के इतिहास अगर पूछा जाता है तो सबसे ज़्यादा चांस बनते हैं कि चोलों से संबंधित प्रश्न आए। इस चोलों में भी जो है इसका जो प्रमुख ये दो जो शासक है राजराज प्रथम और ये राजेंद्र प्रथम, इन दोनों से संबंधित जो प्रश्न है एग्जाम्स में ज़्यादा बनते हैं। तो ये विद्यालय से संबंधित तो इसके स्थापना से संबंधित प्रश्न ही मुख्य रूप से आते हैं, किंतु ये जो राजराज प्रथम है और ये जो राजेंद्र प्रथम है इससे संबंधित प्रश्न सबसे ज़्यादा एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो निश्चित रूप से इन दोनों शासकों से संबंधित जो कार्य है उसको ध्यान में रखना है।
तो आइए इसका जो अगला प्रमुख शासक रहता है, अगला प्रमुख और अंतिम प्रधान महान शासक, पराक्रमी शासक कहिए, ये इस वंश का यानी सबसे प्रतापी, सबसे महत्वाकांक्षी, सबसे ज़्यादा जो शौर्यवान शासक रहता है वह जो है राजेंद्र प्रथम माना जाता है इस वंश का। यानी इस वंश का सबसे प्रतापी शासक था और 10 से 44 इसका शासन काल माना जाता है। और ये जो है राजेंद्र प्रथम ने जो है पाल शासक जो है पाल शासक महिपाल को पराजित कर गंगकोड चोल की उपाधि धारण की। दोस्तों ये जो बंगाल का जो शासक रहता है, बंगाल का क्षेत्र आपका यहाँ रहता है, तो इसके पूर्वज यानी कि जो राजराज प्रथम रहता है उसका पिता जो है लगभग ये पश्चिम से लेकर के श्रीलंका के यानी ये सभी वंशों पर यह आक्रमण करके साम्राज्य में मिला लेता है। यानी साम्राज्य विस्तार का ये जो क्षेत्र है, ये सारे क्षेत्र में जो इसका पिता जो रहता है राजराज प्रथम, वह लगभग इन सब पर कब्जा कर रखा रहता है। तो ये क्या करता है, जो राजेंद्र प्रथम है यह उत्तर यानी ऊपर की ओर यानी उत्तर भारत की ओर मूव करता है, यानी उत्तर भारत की ओर जो अपने साम्राज्य विस्तार का प्रयास करता है। इस क्रम में जो है वो क्या करता है, जो कि यहाँ बंगाल का जो क्षेत्र है, इस बंगाल के क्षेत्र पर आक्रमण करता है। उस समय जो है बंगाल का राजा यानी कि महिपाल रहता है। इस महिपाल को पराजित करके यह गंगकोड चोल की उपाधि धारण करता है। दोस्तों मैंने पहले भी बताया था कि जो भी शासक राजा इस दक्षिण भारत के राजवंशों के होते थे, वह जब भी किसी क्षेत्र को यानी क्षेत्र विशेष को जीतता था तो उसके नाम से कोई उपाधि धारण करता था। तो चूंकि ये बंगाल का जो क्षेत्र है, यहाँ गंगा नदी प्रवाहित होती है, यह जो बंगाल की खाड़ी में गिरती है, क्योंकि यह गंगा नदी का क्षेत्र रहता है, इस वजह से जो है वह गंगकोड चोल की उपाधि धारण करता है। और गंगकोड चोलपुरम नामक नगर की जो है वह स्थापना करता है। यानी गंगकोड चोलपुरम नगर की स्थापना करता है और उसे अपनी राजधानी बनाता है। जो राजधानी विजयालय के द्वारा जो है तंजौर को बनाया जाता है और इतने सब शासकों के द्वारा उसी राजधानी पर यानी उसे ही राजधानी के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। किंतु ये जो राजेंद्र प्रथम जब शासक बनता है, राजा बनता है और बंगाल पर जब यह कब्जा करता है, जो कि गंगा नदी का क्षेत्र माना जाता है, तो वह गंगकोड चोल की उपाधि भी धारण करता है और एक गंगकोड चोलपुरम नामक नगर की भी स्थापना करता है। और वह स्थापना करने के बाद क्या करता है, उसे अपनी राजधानी बनाता है। यानी तंजौर से राजधानी को स्थानांतरित करके गंगकोड चोलपुरम वह लाता है और चोल गंगनम नामक तालाब का निर्माण करवाता है। यानी वहीं जो है चोल गंगनम नामक तालाब की वह स्थापना करता है, निर्माण करवाता है, जो कि सिंचाई के लिए, नहर के इस्तेमाल के लिए काम में आता है और जल से संबंधित जो अन्य आवश्यकताएं होती है जनसाधारण की, लोगों की, उस आवश्यकताओं में यह जो चोल गंगनम नामक तालाब की स्थापना की जाती है और जनसाधारण को उससे जो है लाभ दिया जाता है। तो ये थे दोस्तों राजेंद्र प्रथम, जो इस वंश का सबसे अंतिम और प्रतापी शासक माना जाता है, वह राजेंद्र प्रथम से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियाँ। अब जो इसका अंतिम यानी इस वंश का जो अंतिम शासक रहता है वह राजेंद्र तृतीय रहता है और ये प्रभावहीन शासक रहता है इसके काल तक। यानी इसका काल जो है ये 1279 के आसपास है, इसका लगभग इस वंश का जो अंत हो जाता है। यानी इसका अंतिम शासक राजेंद्र प्रथम रहता है और यह जो है पांड्यों के अधीन रहता है। मीन्स ये जो शासक है राजेंद्र तृतीय या स्वतंत्र शासक नहीं रहता है, इसके काल आते आते नहीं जो चोल जो है प्रभावहीन होने लगते हैं धीरे धीरे और ये अंत में क्या होता है कि ये जो है पांड्यों के अधीन, यानी पांड्य जो कि जिन पर ये लोग शासन करते हैं, जिनको जीत करके ये पूरी तरह से अपने क्षेत्र में मिला लेते हैं, धीरे धीरे ये प्रभावशाली बनते हैं और ये प्रभावशाली इतने हो जाते हैं कि इन चोलों को ही ये अपने सामंत के रूप में, यानी ये चोल फिर से इनके सामंत के रूप में वापस कार्य करने लगते हैं। यानी राजेंद्र तृतीय इन पांड्यों के अधीन सामंत के रूप में माने जाते हैं, यह स्वतंत्र शासक नहीं होते हैं।
तो ये थे दोस्तों जो चोल साम्राज्य, चोल काल से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां जिससे एग्जाम्स में अक्सर प्रश्न बनते हैं। यानी दक्षिण भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो प्रश्न अगर बनते हैं तो चोल काल से ही बनते हैं। तो निश्चित रूप से चोलकालीन जो विभिन्न जानकारियाँ थी, विभिन्न तथ्य थे जिन पर हमने बातें की थी, तो उन सबको ध्यान रखना है। अगले वीडियो में जो है चोल काल का यानी चोल काल से संबंधित जो प्रशासनिक व्यवस्था है, सांस्कृतिक विशेषताएं हैं, धार्मिक अवस्थाएं हैं, उन सब के बारे में हम लोग बातें करेंगे। तो तब तक के लिए मेरे चैनल से जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।